Hello students, you know very well chapter 2nd nutrition in animals going on, and in last video I told you about the tongue and salivary gland. Now we will discuss about the function of saliva. So we know very well saliva is a secretion of salivary glands. Okay, so you will see function of it. It helps to moist food and helps in swallowing of food. सो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सलाइवा कि जो सलाइवा है वो मदद करता है फूड को मॉइस्ट करने में, यानी हमारे फूड को चिकना बनाने में, उसको मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करवाने में, ताकि क्या हो सके, हम उसको इजीली स्वेलो कर सके। आप ये सोचो कि अगर हमारी टंग से, हमारी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट नहीं होगा तो हम जो फूड गेन कर रहे हैं वो बहुत टाइट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सलाइवा है वही क्या करता है, उसको स्मूथ बनाता है, जिसको हम इजीली जो है इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं। लेकिन अगर अगर ये मॉइस्चराइज़र हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट नहीं हो तो क्या होगा, हमारा फूड बहुत टाइट होगा और जब हम उसको निगलेंगे तो वो हमारे फूड पाइप में हमें चुभता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, हमें पेन वहाँ पर होगा। इसीलिए क्या होता है, सलाइवा उसको मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करवाता है, उसको चिकना बनाता है ताकि हम उसको इजीली इनगल्फ कर सकें। ओके, सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा। अब देखो, हमने फूड को माउथ में लिया और माउथ के बाद में वहाँ पर सलाइवा का सिक्रेशन हुआ और वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, एक फ्लूइड जैसे मटेरियल में, एक पतला सा मटेरियल वहाँ पर बन चुका है। अब क्या करेंगे, हम उसको इनगल्फ करेंगे, निगलेंगे, यानी हम उसको अंदर लेंगे, बॉडी के इनसाइड में लेंगे। तो कौन से प्लेस से अब वो होकर के जाएगा, तो डैट इज फिरिंग्स। ठीक है, माउथ के बाद में भोजन हमारा कहाँ पर जा रहा है, फिरिंग्स में जा रहा है। इट एक्ट एज ए कॉमन पैसेज फॉर एंट्री ऑफ फूड एंड एयर। जो फिरिंग्स है वो एक कॉमन प्लेस है, ठीक है, कॉमन पासेज है, एक रास्ता है किसकी एंट्री के लिए, फूड एंड एयर की एंट्री के लिए। यानी कि फिरिंग्स जो है वहाँ से फूड एंड एयर दोनों ही कॉमन पासेज है, कॉमन वे है जहाँ से वो गुजरते हैं। बट जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस समय हमारा जो विंड पाइप है वो एक हम कहें कि एक कैप से क्लोज हो जाता है, जिसको एपिग्लोटस बोलते हैं। तो वो कैप क्या करती है, उस विंड पाइप को कवर कर देती है। इन दैट कंडीशन क्या होगा, हमारा जो फूड है वो उस विंड पाइप में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत बार जब हम खाना खा रहे होते हैं और साथ में जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं तो हमारा खाना जो है वो हमारे विंड पाइप में चला जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमें बहुत जोर जोर से खांसी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे बैक पर पुल करते हैं, हमारी बॉडी पे हमें मतलब मारते हैं एक तरह से पीछे से हमें। तो उससे क्या होता है, हमारा विंड पाइप में अटका हुआ जो फूड है वो वापस से निकल करके और फूड पाइप में आ जाता है। तो इसीलिए वो एपिग्लोटस क्या करता है, जब हम खा रहे होते हैं तो विंड पाइप को कवर कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय हमें बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा, खाना विंड पाइप में जा सकता है, जो कि क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर हमें खांसी के थ्रू वो चीज़ वापस से नहीं निकलती है तो बहुत बार जो है ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि सामने वाला पर्सन खांसते खांसते ही मर जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें खाते हुए कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वन यू विल सी दैट इज ईसोफेगस एंड इट इज कॉमन नेम ऑफ दिस फूड पाइप। अब जैसे ही फूड माउथ से हमारी ऑरल कैविटी से आगे बढ़ा और कहाँ पर जाएगा, पहले फिरिंग्स से होता हुआ वो हमारे फूड पाइप में जाएगा। ठीक है, अब ये जो फूड पाइप है ये क्या करता है, फूड को ट्रांसफ़र करता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, माउथ और स्टमक दोनों से ही कनेक्ट होता है हमारा फूड पाइप। ठीक है, माउथ से जो हमने खाना लिया वो उस खाने को कहाँ पर पहुँचा देता है, स्टमक तक पहुँचा देता है। ठीक है, सो
food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. अब ये जो फूड है वो नीचे की तरफ कैसे जाता है, कुछ मूवमेंट्स होते हैं, जो फूड पाइप की वॉल होती है ना, उस वॉल में मूवमेंट होता है एंड उस मूवमेंट की वजह से खाना नीचे की तरफ पुश होता है. ठीक है, तो देखो इस फिगर में देखना आपको कैसा फिगर होता है ईसोफेगस का. एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है. देखो ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ नजर आ रही है, दैट इज ईसोफेगस. ठीक है, तो ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है. अब ये जो हम यहाँ पे आप देख सकते हो फूड जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है. तो ये फूड इस वे में कैसे जाता है, नीचे तक कैसे पहुँचता है, यहाँ मूवमेंट्स होते हैं. देखो इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो जैसे ही खाना यहाँ पे आया और इस मूवमेंट में क्या किया, इसको आगे की तरफ पुश कर दिया. अब खाना नीचे आ गया, फिर पुश होगा, फिर नीचे आ जाएगा. तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, खाना जो है रेगुलरली नीचे की तरफ पुश होता जाता है. ठीक है, और कहाँ पे पहुँच जाता है, हमारे स्टमक के अंदर ये पहुँच जाता है. सो दैट इज अबाउट द ईसोफेगस. नाउ नेक्स्ट वन यू विल सी अबाउट द स्टमक. स्टमक क्या है, इट इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर. स्टमक जे शेप्ड, आप देख सकते हो कि स्टमक की शेप कैसी है, जे की जैसी है. स्टमक का शेप आप देखो, ये कैसा शेप आ रहा है, जे, जैसे जे बनाते हैं ना इंग्लिश वर्ड जे, बिल्कुल वैसा ही शेप कैसा है हमारे स्टमक का है. तो ये कैसा बैग है, एक जे शेप्ड बैग है, जे की आकृति का एक बैग है. एंड इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो ये हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि कहाँ से शुरू हो रहा है, ऑरल कैविटी से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म होगा, एनस पर जाकर खत्म होता है. ओके, सो एलिमेंट्री कैनाल विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑरल कैविटी एंड इट विल फिनिश टू द एनस. ओके, सो we can say stomach is the widest part of the alimentary canal. जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा है, स्टमक होता है. ठीक है, जितने भी पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, ऑरल कैविटी, फिरिंग्स, ईसोफेगस और लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, जो ये सारे पार्ट हम डिस्कस करेंगे, उन सभी पार्ट्स में जो स्टमक है वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है. ठीक है, और यहाँ पर ही फूड का डाइजेशन होता है. सो यू विल सी हेयर it is widest part of the alimentary canal and it receives food from the food pipe. अब ये क्या कर रहा है, स्टमक क्या कर रहा है, ये जो हमारा फूड पाइप है, इस फूड पाइप से वो क्या कर रहा है, फूड को रिसीव कर रहा है एट वन एंड. यहाँ जो वन एंड है हमारे स्टमक का, इस वन आप देखोगे फिगर में कि ये तो हमारा क्या हो गया, ईसोफेगस हो गया और ये हो गया हमारा स्टमक. ठीक है, अब इस स्टमक का जो एक एंड है, एक जो किनारा है, वो तो क्या कर रहा है, ईसोफेगस से फूड ले रहा है. ठीक है, तो यहाँ से फूड होता हुआ इसमें एंटर कर जाएगा. तो एक किनारे से तो वो क्या कर रहा है, ईसोफेगस से फूड ले रहा है. और ये जो दूसरा एंड है, इसका दूसरा सिरा, वो कहाँ पर जाकर के ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, ये जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा. तो यू विल सी हियर कि जो फूड पाइप है, जो स्टमक है, वो उसका एक एंड तो क्या करेगा, फूड पाइप से फूड को रिसीव करेगा एंड ओपन इनटू द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो और ओपन कहाँ पे होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो ड्यूडेनम पार्ट है. तो हमने पहले मैंने लिखवा दिया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स हैं. तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, उसी फर्स्ट पार्ट में आकर के स्टमक का जो सेकेंड एंड है वो ओपन हो जाएगा एट दी अदर एंड. दूसरे किनारे पर वो कहाँ पे जाके ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में. ओके, सो नेक्स्ट यू विल सी हियर दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक.
ये हमारा इसोफेगस है जहाँ से फूड होता हुआ और एंटर करता है स्टमक में, और स्टमक में इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद ये फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होगा, फिर रेक्टम, और फिर वेस्ट जो मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली अबाउट दिस स्टमक यू विल लिसन। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया कि अब जो फूड है वो कहाँ पर एंटर हो चुका है, स्टमक में। ठीक है, स्टमक में एंटर हो चुका है। अब हमें देखना है कि स्टमक में कौन सी सिचुएशंस बनेंगी। सो यू विल सी इन स्टमक द फूड इज कॉल्ड काइन। जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचता है उस फूड को स्टमक में क्या कहा जाता है, काइन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यू विल सी स्टमक हैज 3 पार्ट्स। स्टमक के भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन को हमने डिवाइड किया, वी डिवाइडेड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन 3 पार्ट्स, सेम एज वी विल आल्सो डिवाइड स्टमक इन 3 पार्ट्स। सो विच वन आर हियर? फर्स्ट वन इज फंडस, second one is cardiac, and third one is pyloric. These are 3 parts of the stomach. Again you will see first one fundus, second one cardiac, third one pyloric. Okay, so these are 3 parts of stomach. We will divide the stomach in 3 parts. Okay, next you will see the innermost lining of the stomach is known as mucus. तो आप देखो, जब हम स्टमक की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, ओके, व्हेन वी विल सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द stomach, you will see the innermost lining of the stomach made by म्यूकस। किसकी बनी हुई होती है? म्यूकस की बनी हुई होती है। हम कहेंगे कि इस इनर मोस्ट लाइनिंग को ही हम क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस क्या होता है? एक बहुत ही चिकनी परत होती है। ठीक है, बहुत ही चिकनी परत होती है जो कि स्टमक की जो इनर मोस्ट वॉल होती है उसके चारों ओर प्रेजेंट होती है। ओके, सो नेक्स्ट यू विल सी स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो स्टमक में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड्स को क्या कहा जाएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड विच सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। सो ये क्या करता है? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं, स्रावित करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस को। एक एसिड है डेट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको वो सिक्रेट करता है, एंड जो म्यूकस है उसको भी ये सिक्रेट करता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डिटेल। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टमक में एंड डाइजेशन में। सो यू विल सी व्हाट इज द वर्क ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किल्स बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम एंड कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम इनटू एक्टिव एंजाइम्स। सो क्या वर्क है इसका? देखो, हमें पता होना चाहिए कि हम जो फूड गेन करते हैं उसमें कुछ बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया उसमें हो सकते हैं और वो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फूड को माउथ में लेते हैं उसी समय क्या होता है, जो हमारा स्लाइवा है वो भी क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है। तो वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया को वो ख़त्म कर देता है। बट अगर बाय चांस कोई बैक्टीरिया फूड के साथ स्टमक तक पहुँच जाता है, इन दैट कंडीशन हमारे स्टमक में जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ये उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, यानी स्टमक में ही वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? किल करता है बैक्टीरिया को एंड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, एंड वो हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, एक अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है, और उसकी वजह से क्या होते हैं? हमारे स्टमक में जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी इनएक्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं और एक्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? सो वी विल सी नेक्स्ट। So you will see here
कि हमारी बॉडी में एक पेप्सिनोजन करके एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये पेप्सिनोजन एंजाइम क्या होता है, स्टार्टिंग में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में यानी कि वो एकदम आराम से पड़ा हुआ होता है, उसको कोई काम नहीं होता, एकदम रेस्ट फॉर्म में वो होता है, आराम कर रहा होता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में फूड एंटर करता है, स्टमक तक पहुंचता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना शुरू होता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जाता है एंड ये जो पेप्सिनोजन है इसको पकड़ के हिला करके उठाता है और इसको एक्टिव फॉर्म में ला देता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो पेप्सिनोजन था जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था, उसको उसने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया और बोला कि जाओ अपना काम करो। तो पेप्सिनोजन का वर्क क्या होता है, पेप्सिनोजन जैसे ही एक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पेप्सिनोजन। लेकिन एक्टिव फॉर्म में जैसे जैसे हाइड्रोक्लोरिक आया, हाइड्रोक्लोरिक ने इसको क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। अब इसको क्या कहा जाएगा, पेप्सिन कहा जाएगा, ठीक है। पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। इसकी फंक्शन क्या है, वी विल स्टडी अहेड, बट फर्स्टली सी कि कौन सा इनएक्टिव है कौन सा एक्टिव है। सो पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम था जिसको एक्टिव एंजाइम में HCl ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने कन्वर्ट किया, दैट इज नाउ पेप्सिन, ओके। नेक्स्ट वन इज प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन ऑल्सो इनएक्टिव एंजाइम, ये भी बिल्कुल पेप्सिनोजन की तरह इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता है। इसको लगता है कि अभी हमने खाना अंदर नहीं लिया तो उसको हमें डाइजेस्ट नहीं करना, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में एकदम आराम कर रहा होता है। तभी HCl जब सीक्रेट होना शुरू होता है तो ये इसको भी क्या कर देता है, एक्टिव बना देता है और एक्टिव करके किस में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन में कन्वर्ट करता है। तो पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, एंड प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो गया, रेनिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इनएक्टिव एंजाइम विल कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम। Now you will see what is the work of pepsin and renin. So pepsin enzyme helps in digestion of proteins. पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। हमने जो फूड गेन किया उसमें सारी चीजें होंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, दिस ऑल थिंग्स विल प्रेजेंट इन आवर फूड। So this pepsin what will do, it will digest proteins those are present in our food, okay. So that is the work of pepsin. अब रेनिन का क्या वर्क है, so रेनिन एंजाइम helps in the digestion of milk. So रेनिन क्या करता है, हमारे फूड में हम जो मिल्क लेते हैं उस मिल्क को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। So that is the work of रेनिन। अच्छा, ये जो रेनिन है ये मोस्ट ऑफ चाइल्ड्स में ज़्यादा सीक्रेट होता है, इसीलिए बच्चों में ना दूध का डाइजेशन जो है वो इजीली और ज़्यादा अच्छे से होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे हमारी बॉडी में रेनिन की फॉर्मेशन जो है कम हो जाती है या बंद हो जाती है, इसलिए बड़ों में ना मिल्क का डाइजेशन जल्दी से नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों में ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है मिल्क बिकॉज ऑफ रेनिन एंजाइम। Next you will see hydrochloric acid creates acidic environment in the stomach which can damage our stomach wall. तो इसको ना समझने की बात है कि जो HCl है वो एक्चुअल में क्या है, एक एसिड है। और एसिड आपने सुना होगा कि एसिड कितना हार्मफुल होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एसिडिक अटैक हो जाता है कि किसी गर्ल के फेस पर कोई एसिड फेंक देता है तो उसका फेस क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या होता है, एक तरह का एसिड होता है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट करता है, जो कि क्या कर सकता है, हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टमक में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो स्टमक को प्रोटेक्ट कर सके। सो देयर इज म्यूकस प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग। सो जो म्यूकस है वो एक प्रोटेक्टिव लाइन प्रोवाइड करवाता है विच प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम HCl, जो कि HCl से जो होने वाला डैमेज है उससे हमारे स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये मैंने अभी पहले भी बताया था कि हमारा जो स्टमक है उस स्टमक के अंदर
यहाँ चारों तरफ एक म्यूकस की लाइनिंग है, और ये म्यूकस की लाइनिंग क्या करती है, जब हमारे स्टमक में HCl की फॉर्मेशन होती है तो ये जो लाइनिंग है ये हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज होने से बचाती है। बस HCl यहीं अंदर प्रेजेंट होता है, बट ये जो हमारे स्टमक की वॉल है इनको डैमेज नहीं कर पाता, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, म्यूकस की लाइनिंग होती है। तो ये म्यूकस की लाइनिंग जो है ना वो एसिड प्रूफ की तरह वर्क करती है। जैसे एक चीज़ वाटर प्रूफ होती है, तो वाटर प्रूफ क्या करती है, हम उस पर कितना भी पानी डालें बट वो उसके नीचे वाली चीज़ तक पानी को नहीं पहुंचने देती है। ऐसे ही ये जो हमारी म्यूकस की लाइनिंग जो कि स्टमक की इनर मोस्ट लाइन है वो कैसी होती है, एसिड प्रूफ होती है, जो कि एसिड का इफेक्ट कहाँ नहीं होने देती है, स्टमक के वॉल पर। सो स्टमक कंप्लीटेड नाउ, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।